बढ़ती है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, राइट। बिकॉज अगर प्राइस बढ़ती है तो मतलब वो चीज महंगी होती है और डिमांड कम होती है। और अगर प्राइस कम होती है तो वो चीज सस्ती हो जाती है, तो पीपल उसको ज्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं और इसलिए उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर हम बाकी के फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी के फैक्टर मतलब कौन से, इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमें प्राइस और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है। जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये डिमांड जो एनालिसिस है ना सर, ये जनरली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है, कंज्यूमर क्या बिहेव करता है मार्केट में। तो प्राइस चेंज होती है तो डिमांड कैसे चेंज होती है, ये बताया गया है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। अभी जो दूसरा जो पॉइंट है, डिमांड डिमांड फंक्शन, राइट। डिमांड फंक्शन मतलब यहाँ पे देर आर सर्टन फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द डिमांड। बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में बताया कि क्या है कि ओनली प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन डिमांड फंक्शन क्या कहता है कि प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है, अगर उनमें चेंज होता है तो डिमांड में भी चेंज होता है। तो जैसे कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, वहां पे लिखा गया है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई एंड पॉपुलेशन। मतलब डिमांड जो है ना वो फंक्शन है अदर फैक्टर्स का भी। जैसे कि प्राइस चेंज होती है तो डिमांड चेंज होती है, तो वैसे अगर इनकम भी चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होती है। अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, या फिर इनकम कम होता है तो डिमांड भी कम होती है, लाइक दैट। या फिर पॉपुलेशन अगर कंट्री का किसी का बढ़ जाता है तो उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाती है, लाइक दैट। तो वैसी टेस्ट अगर चेंज होती है तो वैसे ही उसका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर भी पड़ता है। तो ये जो फैक्टर्स है ना, प्राइस हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, या फिर पॉपुलेशन, ये सब सारे फैक्टर्स है जो डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए डिमांड जो है वो फंक्शन है ये सभी फैक्टर्स का। तो क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है पी आर, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स आते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि अगर ये अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो अगर बढ़ती है तो हम दूसरे से भी काम चला सकते हैं, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूट। जैसे कि हम अगर पेप्सी की प्राइस अगर बढ़ती है तो हम कोको कोला से काम चला लेंगे, लाइक दैट। या फिर चाय की कीमत बढ़ती है तो हम कॉफी पी लेंगे, ऐसा। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है जो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये नहीं चलेगा तो दूसरा हम ले लेंगे, ये। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब आपने एक बाय किया तो दूसरा भी आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे कि आपने कार बाय की है तो आपको पेट्रोल भी बाय करना पड़ेगा, विदाउट पेट्रोल आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसा अगर आपने मोबाइल परचेस किया तो आपको सिम कार्ड भी परचेस करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो ये हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ये दो आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, तो ये बताया गया है। और तीसरा जो है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी, तो लाइक दैट। तो ये डिमांड फंक्शन है इन सब फैक्टर्स का। तो क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर दो आते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा है इनकम, चौथा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड देन उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस। अगर आदमी की एक्सपेक्टेशन चेंज होती है तो उसका भी असर डिमांड के ऊपर पड़ता है।
जैसे कि सपोज आपने मान लिया कि अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस आगे बढ़ने वाला है, सपोज आईआरएफसी का शेयर आगे बढ़ने वाला है, तो आप Yes. ज्यादा क्वांटिटी आज उसको बाय करते हो, बिकॉज आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन है आपकी वो मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी फ्यूचर में, तो इसलिए आप उसको ज्यादा बाय करते हो आज। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो रही है, तो आप क्या करते हो, उसको आज बाय नहीं करोगे, उसको होल्ड करोगे और फ्यूचर में बाय करोगे। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी मैटर करता है डिमांड के ऊपर। तो अ, ये हो गया डिमांड फंक्शन। डिमांड मतलब हेलो क्वांटिटी डिमांड। हाँ ये सर। यार, मुझे पूछना है, जैसे अब काफी सारी कंपनी टायर 2 टायर 3 की तरफ जा रही है सिटीज में, है ना? हाँ एंड वहां हाँ पे पॉपुलेशन तो कम रहते हैं, तो हाँ। फिर इज इट ए गुड स्ट्रेटेजी फॉर देम? क्योंकि जब पॉपुलेशन कम है तो मार्केट तो उतनी सी आना है, तो उसके अंदर तो आपका सेल उतना आ जाएगा या नहीं आएगा? क्योंकि प्रैक्टिकल अगर हम इस चीज को देखें थोड़ा, तो क्या रहते हैं मतलब कॉन्टेक्ट? सर यहाँ पे पॉपुलेशन का हमें मतलब क्या समझना है कि पॉपुलेशन अगर अभी जैसे कि हमारे 1951 में पॉपुलेशन 33 करोड़ थी, 2000 में पॉपुलेशन 100 के करोड़ के आसपास हो गई, अभी 2021 चल रहा है पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। वो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं किसकी, हमें बसेस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हॉस्पिटल ज्यादा चाहिए, मतलब डिमांड बढ़ रही है ना। तो लाइक दैट पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो लोग डिमांड करेंगे, खाने के लिए फूड की ज्यादा डिमांड करेंगे, तो उसके हिसाब से सप्लाई भी होगा। वो सप्लाई का पार्ट अलग है, लेकिन हम डिमांड की बात कर रहे हैं, राइट। बिकॉज अगर जैसे जैसे कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में ज्यादा माइग्रेट होते हैं, तो अर्बन एरिया में लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को वो चीजें सप्लाई करनी पड़ती है, लाइक दैट। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, बिकॉज लोगों को कंज्यूम करना है ना। तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि अभी फूड की डिमांड, राइट। अगर सपोज एक एक गांव है, एक गांव के अंदर सपोज 100 लोग रहते हैं, तो वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना होता है, अगर उसकी आबादी बढ़ जाती है, 1000 हो जाती है, 2000 हो जाती है, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, बिकॉज उनको कंज्यूम करना है, उनको जीना है, लाइक दैट। तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड फॉर एनी गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, ये कहलाता है यहाँ पे। बट यहाँ पे माइग्रेशन डिमांड इज इक्वल टू फैक्टर। कंजप्शन। कंजप्शन आप जो हम्म पूछ रहे हो ना अनुज भाई, वो आप मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड पूछ रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, यहाँ पे जो डिमांड है इट्स रिलेटेड टू मतलब कंजप्शन। कंजप्शन कितना करना चाह रहा है उस टाइम। कंज्यूमर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस किया गया है सर यहाँ पे, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग वाले में डिमांड वो अलग। एनालिसिस। मैं समझ रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि टायर 2 टायर 3 में जॉब्स कम होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पढ़ के भी बाहर ही निकलते हैं, तो आउटवर्ड ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन टायर 1 की आप बात करते हो तो इनवर्ड ऑफ ज्यादा है। तो उस फैक्टर को लेके मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पॉपुलेशन तो बढ़ी है, लेकिन एक टाइम के बाद वो पूरा माइग्रेट कर गया तो पॉपुलेशन फिर से कम हो गया, तो फिर क्या एक्चुअली टायर 3 की तरफ उतनी वो डिमांड हो पाती जो कंपनी प्लान करते कि फ्यूचर डिमांड होगी ही होगी, क्योंकि माइग्रेशन फैक्टर भी तो आएगा ना। एक्चुअली में अनुज भाई, तुम जो सवाल कर रहे हो ना कि टायर 1 या टायर टायर 2 या टायर वो 3 बिल्कुल सिटीज की अलग तरफ है। में जो डिमांड है ना, वो एक दूसरा चीज है। वो कंपनीज एक्सपेंशन करती हैं फ्यूचर्स के लिए, कि आज टायर 1 सिटीज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मैंने अपना बिजनेस को शुरू किया है, मुझे वहां से एक अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अब मैं टायर 2 और टायर 3 की तरफ में भी जाऊंगा। अगर मैं उस टाइप का वो बिजनेस है, तो सपोज कि आईटी रिलेटेड बिजनेस है, तो मैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही ज्यादा रहूंगा, क्योंकि मुझे हाई स्किल्ड लेबर, टायर वन मुझे सब कुछ मिलेगा, हाई स्किल्ड लेबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं टायर 2 टायर 3 में अगर जाऊंगा, तो मुझे उतना हाई स्किल्स लेबर शायद ना मिले, मुझे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले। लेकिन अगर मैं सेल्स को प्रोडक्ट में कर रहा हूँ, जैसे एफएमसीजी सेल्स हो गया, या फाइनेंशियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गया, सेल्स हो गया, तो मैं मेट्रो में तो मेट्रोपॉलिटन में बिजनेस कर ही रहा हूँ, मैं टायर 2 टायर 3 बिजनेस मार्केट को भी पकड़ूंगा, कैप्चर करूंगा, कि मुझे बिजनेस एक्सपेंशन मिले, वहां का भी टायर क्लाइंट बिजनेस मिले। क्योंकि चीज है रिक्वायरमेंट वो टायर 1 टायर 2 में इजीली अवेलेबल रहेगी, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो।
जो चीजें प्रोवाइड करने के लिए हो वहाँ पे इजीली उसको अवेलेबल रहेगी एज टायर 1, क्योंकि टायर 1 में जो बेसिक कंपोनेंट्स रहते हैं, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा फॉर फंक्शन जो मतलब बनाना है उसके लिए, और सर्विस के लिए जो मेन बेसिक चीज़ है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें एज कम्पेयर टू टायर 3, टायर 1 2 में ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और कंफर्टेबल मतलब रेगुलर बेसिस पर रहता है, हाँ इसलिए बिल्कुल, तो उसमें इसीलिए तो कंपनीज अपने हेड ऑफिसेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑफिस को टायर 1 में ही रखती है या मेट्रोपॉलिटन में ही रखती है। वो लोग ऑपरेट सेंट्रली वहीं से करते हैं। 2 और 3 टायर्स में उनके ब्रांचेस होते हैं जस्ट फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, क्लाइंट्स बेस को पकड़ने के लिए, कस्टमर को पकड़ने के लिए और एक अपना एक बेस बनाने के लिए, अपने बिजनेस को रीच आउट करने के लिए। आज जैसे बैंकिंग में बोलता हूँ, बैंकिंग की बात नहीं भी करता हूँ, तो मैं कोई सिंपल सा, मैं अगर एक एफएमसीजी कोई प्रोडक्ट का ही बात करता हूँ या मैं किसी गाड़ी के कंपनी का ही बात करता हूँ या किसी भी चीज का, तो आप हम लोग को सुनने मिलता है कि उन लोग का हेड ऑफिस कहाँ पर है, बेंगलुरु में, चेन्नई में या वाइजैक में या मुंबई, पुणे में, बैंगलोर, ऐसी जगहों पर। लेकिन उनके ब्रांचेस पैन इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ब्रांचेस के जरिए अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं सेंट्रलाइज तरीके से। उनको वहां का भी, उनको मेट्रोपॉलिटन का भी बेस मिल रहा है और टायर 2 टायर 3 का भी बेस मिल रहा है। ऑल राइट, आ रहा है यस। मतलब कि लाइक अगर रिमोट वर्किंग या सर्विस है तो उसके अंदर है डिमांड, बट बाकी चीजों में वेरी करता हूँ क्या अपना काइंड ऑफ प्रोडक्ट है नॉन उसके ऊपर पूरा। एग्जैक्टली। अनुज भाई, वैसे आप ना दो चीज को शायद एक समझ रहे हो, आप ना डिमांड को उसमें भी ले रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में, वो अलग चीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग अलग। यहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन, कि एक जो कंज्यूमर है वो क्या कंज्यूम करना चाह रहा है, मतलब उसका जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो जैसे वीट का एक ले लो कॉमन फैक्टर, वीट है या रोटी है, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, या बेसिकली जैसे मसाले हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, या कपड़े हो गए तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उस बेसिस पे बोला जा रहा है यहाँ पे डिमांड का। राइट सर, राइट। ऑल राइट। हाँ सुनील जी, हाँ हाँ सर। शुरू करिए। तो अभी सर ये है ना, देर आर सर्टन फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द डिमांड। तो ये अलग अलग फैक्टर्स को यहाँ पे फंक्शन के रूप में रखा गया है, जो यहाँ पे लिखे गए हैं। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके अंदर दो आते हैं, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड पॉपुलेशन। तो ये सब सारे फैक्टर्स है, इसी को कहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड के ऊपर ऑफ द कंज्यूमर। तो ये हो गया डिमांड फंक्शन। और जो नीचे जो लिखा गया है, आई थिंक ये डिमांड कर्व है, राइट। डिमांड कर्व वही बताता है कि डिमांड और प्राइस में निगेटिव रिलेशन है। निगेटिव रिलेशन मतलब अगर प्राइस, इसको डायग्राम के थ्रू समझना जरा बेटर रहेगा। सर एक्चुअली डिमांड कर्व है ना, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस निकाल के हमें डिमांड कर्व निकालना होता है। जो लाइन है ना वो शो करेगी, जो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है इन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डिमांड कर्व जो हम समझते हैं डिमांड शेड्यूल से, मतलब एक कॉलम में हम डिमांड रखेंगे और दूसरे कॉलम में प्राइस रखेंगे। प्राइस अगर चेंज होती है तो उसका असर डिमांड के ऊपर क्या होता है, और उसी को हमें डायग्राम के थ्रू समझना है। तो उसको हम, ये देखिए यहाँ पे एक डिमांड दिखाया गया है सर, दिस इज परफेक्ट एग्जांपल। हाँ हाँ, थोड़ा ऊपर लीजिए सर। हाँ हाँ, ये देखो, ये एक ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे प्राइस हमें दिखाया गया है, और ओ एक्स एक्सिस जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है। तो यहाँ पे जब प्राइस कम होती है तो देखो डिमांड कितनी है, Q3 है। मतलब P3 प्राइस है तो डिमांड Q3 है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है, OP3 से OP2 होती है तो डिमांड कम हो जाती है। और अगर और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड और कम होके Q1 हो जाती है। मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें ये डिमांड कर्व मिल जाता है, जो ये डी से डिनोट किया गया है। तो ये डिमांड कर्व हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। और टेबल में हमें रखना है कि एक जगह प्राइस चेंज करेंगे और दूसरी जगह डिमांड चेंज कैसे होगी, उसी को हमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो ये हो गया डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। अभी इसके बाद आई थिंक दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना। हेलो, हाँ यस सर। पेपर में हमें डिमांड
कर्व्स एंड शेड्यूल्स ज़्यादा आएँगे एक्सप्लेन करने के लिए? पेपर में हमें कि एग्ज़ाम में हमें शेड्यूल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा आएगा या फिर और समथिंग लाइक कि थ्योरेटिकल काइंड ऑफ होगा पेपर हमारा? नहीं, अभी सर यहाँ पे है ना ये जो पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे तो दिखाया गया है लॉ ऑफ डिमांड पूछेंगे तो लॉ ऑफ एक्चुअली क्या डिमांड है आपको ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हम लोग अभी सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, उसमें बहुत सारा जगह पर डिमांड या ऐसे प्राइसिंग को चीजों को समझाने के लिए फॉर्मूलाज और उस टाइप का ग्राफ एंड चार्ट्स का यूज हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज हम लोग को अगर अगर हम लोग को समझना है कि कैसे डिमांड ऊपर जा रहा है या प्राइस हाई होने पे डिमांड लो हो रहा है, डिमांड हाई होने पे प्राइस लो हो रहा है, तो वो बाय डायग्राम ही हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, वो हो डायग्राम सकता है कि वो एग्जाम में ना आए, वो एग्जाम में ना आए या आ भी जाए, वो मैटर नहीं करता है, बस हम लोग को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग का क्लैरिटी रहे उस चीज को समझने के लिए। एग्जाम में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 10 नंबर का आ सकता है, 5 नंबर का आ सकता है, ऐसा भी आ हाँ, सकता है। आ भी सकता है, बिल्कुल। ग्राफ कैसे बनाएंगे सेन भाई इसमें, मतलब जैसे अपन उस पे रहेंगे सर आपको मैं डिजिटल, सिंपल बताता हूँ ग्राफ कैसे बनाना। मैं सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? मतलब कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डिमांड, मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड घटेगा, जितना हाँ, प्राइस हाँ, नीचे जाएगा उतना सुनील डिमांड सुनील भाई, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर। कर लिया। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक स्क्रीन शेयर। अभी देखो सर यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? नहीं, दिख तो नहीं रहा है। हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना दिख सर? रहा है। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, सिंपल सी एक टेबल बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी बनाया है, मतलब ये प्राइस है, दूसरा है ये क्वांटिटी डिमांड। अगर सिंपल सी बात है, अगर प्राइस आपकी बढ़ती है 1 2 3 4 से प्राइस बढ़ रही है यहाँ पे एक कॉलम में, तो अगर प्राइस 1 है तो डिमांड सपोज 10 है। तो अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमारे डेफिनेटली कम होगी, बिकॉज चीज महंगी हो रही है, राइट? तो 3 प्राइस हो जाती तो हमारी डिमांड और 6 होगी, बिकॉज प्राइस बढ़ रही है ना, तो डिमांड कम होगी बिकॉज वो चीज महंगी हो रही है। और प्राइस बढ़ जाती है तो और यहाँ पे डिमांड क्या होगी, 4 होगी, लाइक दैट। तो इसी को हमें डायग्राम्स के थ्रू समझना है। तो यहाँ पे हम प्राइस दिखाएंगे ओ एक्सिस पे, सॉरी ओ एक्स एक्सिस पे, और वाई यहाँ पे हम डिमांड एक्सिस। दिखाएंगे, क्वांटिटी डिमांड। ये ओ एक्सिस पे डिमांड दिखाएंगे और ओ एक्सिस पे प्राइस दिखाएंगे। अभी देखो यहाँ पे ये प्राइस है 1 2 3 4। तो जब ये 4 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है? देखो यहाँ पे अगर 4 प्राइस है, 4 प्राइस है तो हमारी डिमांड कितनी है? सपोज यहाँ पे हम 4 मान लेते हैं, राइट? तो 4 प्राइस है तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ये ए पॉइंट बनता है। जब तो ये प्राइस सिर्फ से बढ़ नीचे जाती है, होगा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम होगा, बहुत कम। हाँ समझिए, हम मान लेते हैं अगर एक प्राइस है तो डिमांड कितनी है हमारी, 10 है। यहाँ पे सपोज 10 मान लेते हैं, ये डिमांड 10 है। अगर प्राइस बढ़ती है 2 हो जाती है तो डिमांड हमारी कम होगी, तो कम यहाँ पे मे बी 8 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा। और ये अगर प्राइस और बढ़ती है 3 हो जाती है तो हमारी डिमांड और कम होके 6 होगी, ये 6 होगी यहाँ पे। और अगर और प्राइस बढ़ जाते 4 हो जाते तो डिमांड हमारी 4 होगी यहाँ पे। तो अगर ये चारों पॉइंट हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें ये डिमांड कर्व मिल जाता है सर। ये यस। डिमांड कर्व हो गया। तो जैसे प्राइस अगर बढ़ेगी ऐसे तो हमारी डिमांड ऐसे कम होगी, राइट सर? या फिर अगर प्राइस हमारी कम होती है तो हमारी ऐसे डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप बताया गया है इन बिटवीन द प्राइस और डिमांड के बीच में। आई होप ये एकदम सिंपल एग्जांपल है, समझा होगा सबको। क्लियर है। हाँ सर। कैसे करने का ये? हाँ, तो अभी ये दूसरा पॉइंट ले ले सर। या
हाँ एकदम बिल्कुल में बिल्कुल मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, तो दूसरा आई थिंक आपने बताया था कौन सा सर, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए मैंने आपको है ना सर, थोड़ा सा मेरे पास एक पीपीटी था, तो मैं आपको हाँ दिखा देता हूँ। दिखाइए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है। इलास्टिसिटी मतलब चेंज, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, तो ये मेजर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कौन कौन आता है, प्राइस आता है, इनकम आता है, पॉपुलेशन आता है, प्राइस एक्सपेक्टेशंस आता है। तो ये सब सारे फैक्टर्स आ गए। ये नीचे लिखा है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, नीचे लिखा है चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ये सब सारे फैक्टर्स है ये, जो अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। मतलब हमारी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के ऊपर। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर क्या करता है कि द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बहुत सारे हैं, लेकिन ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर क्या करता है कि परसेंटेज चेंज लिखा है देखो। मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इनवर्स रिलेशन है, बस ये बता के वो बात खत्म किया। लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर क्या करता है कि कितना चेंज हो रहा है डिमांड में। अगर हम ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थोड़ा सा चेंज करते हैं परसेंटेज, तो कितना चेंज होगा, तो ये मेजर करते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो ये है इसका मीनिंग। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चार टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और चौथा है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चार टाइप्स आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लेकिन हमारे आई थिंक बुक में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम और क्रॉस के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। आई थिंक कल के नोट से तो वही दिख रहा है सर, राइट। हाँ ये 3 पे ज्यादा फोकस है। हाँ एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से जो होने वाला चेंजेस होता है उसको हाँ अदर्स बकेट में, अदर्स ऑप्शन में ज्यादा रखा गया है। हाँ, राइट। तो ये मेजर तीन टाइप्स को हमें जरा इन डिटेल में पढ़ना है। तो पहला जो है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर क्या करता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखो ईपी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाय, लिखा है ना नीचे, ऊपर लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांड, कितनी डिमांड चेंज होगी। तो नीचे लिखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में अगर कितना 10% चेंज होता है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी परसेंट चेंज होगी। तो इस चीज को फॉर्मूला में रखा है। तो आगे लिखा है देखो, चेंज इन क्यू, परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर चेंज होती तो डिमांड कितनी चेंज होती है। तो ये मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे डिमांड डिपेंड है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो मैंने यहाँ पे, आपको पता चलेगा। अगर प्राइस कम होती है 50 से 45, तो डिमांड क्या हो रही है देखो, डिमांड 100 से 140 बढ़ रही है ना। प्राइस अगर कम हो रही है 50 रुपीज से 45 रुपीज, तो डिमांड हमारी बढ़ रही है। तो हमारी ये कितनी परसेंटेज, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, तो ये -4 आंसर निकल के आया है। -4 मतलब ये नेगेटिव आंसर है। तो नेगेटिव आंसर मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में, राइट। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता तो क्या होता कि प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है या फिर डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा आंसर हमारा इंटरप्रिटेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो गई 50 रुपीज से 45, तो डिमांड बढ़ गई। मतलब प्राइस और डिमांड में निगेटिव रिलेशन है या फिर इनवर्स रिलेशन है। आई थिंक ये समझा होगा आपको।
बिकॉज ये कैलकुलेशन में आपको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो आंसर है ना फाइनल, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। -4 मतलब ये निगेटिव रिलेशन है, अगर प्लस आता तो वो पॉजिटिव रिलेशन बन जाता। ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है भाई, समझ गए। हाँ सुनील भाई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये। मतलब इससे समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में ना एक नेगेटिव रिलेशनशिप बना हुआ है। यानी नेगेटिव प्राइस रिलेशन है। एक नेगेटिव रिलेशन, यानी प्राइस अप टू द डिमांड। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। तो ये एक अगर नेगेटिव रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। अरे बिकॉज आंसर यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो मतलब ये निगेटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो ये -4 आ रहा है, मतलब ये कैलकुलेशन कर रहा है। इलास्टिक डिमांड क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि कितना इलास्टिक ऑफ कितना प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड है। वो यहाँ पे इस एग्जांपल में -4 ये आंसर है। ओके, तो ये हो गया प्राइस इलास्टिक डिमांड। और प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड में बहुत सारे ये होते हैं, टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स है ना, ये 5 टाइप्स है एक्चुअली। 5 जैसे कि अब यहाँ पे कल हमने 3 ही मेन डिस्कस किए थे, 3 मेन डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो पहला कौन सा है, देखो D1। देखो आप D1 पे के ऊपर फोकस करो आप। ये ओ वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया है और ओ एक्स एक्सिस पे डिमांड दिखाया गया है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे हेलो, ओपी। हाँ हेलो सर। काफी छोटा है ये, मतलब जो आ रहा है ना, जैसे जो स्क्रीन है, हाँ तो थोड़ा सा अगर इन्हांस हो सकता है तो इजी रहेगा। हाँ ठीक है, समझ। हाँ अभी है ना, अभी दिख रहा है सर। आप दिख रहा है, थोड़ा हल्का सा थोड़ा छोटा कर दीजिए क्योंकि कुछ ज्यादा अब जूम हो गया है। जैसे हाँ सर। D1 है परफेक्टली दिखाई दे रहा, उसके आगे का नहीं पता चल रहा हाँ तो थोड़ा ये सा। डी, हाँ बराबर सर, ये ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है और ओ एक्स एक्सिस पे डिमांड है। अब ये डी कर्व है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब प्राइस अगर चेंज हो रही है ना यहाँ पे, तो उसका असर डिमांड के ऊपर कितना ज्यादा हो रहा है। मतलब प्राइस अगर 1% भी चेंज होती है ना, तो डिमांड 80% बढ़ जाती है। मतलब प्राइस अगर 1% भी कम होती है ना, तो डिमांड 80% बढ़ जाती है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ना, ये परफेक्टली, बिकॉज नीचे डिमांड है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। अभी इसके ऑपोजिट D5 देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन है ऊपर ऐसा। मतलब प्राइस अगर चेंज होती है, मतलब प्राइस अगर इंक्रीज होती है ना, तो डिमांड उतनी ही है। डिमांड चेंज नहीं हो रही है, डिमांड उतनी ही है। ओके, मतलब डिमांड के ऊपर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका अगर प्राइस अगर सपोज सॉल्ट की बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, तो सॉल्ट हम उतनी ही बाय करेंगे या फिर उतनी ही उसको हम क्वांटिटी डिमांड करेंगे। अगर अगर सस्ती हो गई मतलब ज्यादा हम सॉल्ट नहीं खाते हैं, लाइक दैट, तो उतनी ही डिमांड करते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल, अगर किसी मेडिसिन जो दवाई लेते हैं हम, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तब फिर भी हम उसकी डिमांड उतनी ही करते हैं। तो प्राइस चेंज होती है ना, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ही होती है, उसकी डिमांड चेंज नहीं होती है। तो ये D5 से इंडिकेट किया गया है। और ये बाकी के जो है ना, ये एक होता है D3 है। D3 मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मतलब अगर डिमांड 10% चेंज होती है, तो डिमांड भी 10% ही चेंज होगी। यूनिटरी मतलब अगर सपोज प्राइस 10% कम होती है, तो 10% ही डिमांड बढ़ेगी, लाइक दैट। तो ये D3 है। तो आई थिंक हमने कल ये D1, D5 और D3 डिस्कस किया था। और इसके बीच में जो है ना, ये D2 और D4, ये एक्चुअली रिलेटिवली मोर इलास्टिक और रिलेटिवली लेस इलास्टिक है। लेकिन आप ये 3 भी करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 भी निकालोगे तो बेटर रहेगा सर। इतना डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। भाई एक बार D1 एक्सप्लेन करना। सर D1 में क्या होता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। मतलब प्राइस थोड़ी सी भी कम होती है ना या फिर बढ़ती है ना, तो उसका डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है।
अगर सपोज मान लिया हमने कि लोग है ना महंगी महंगी चीजें, कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स परचेस करते हैं, जैसे कि एप्पल मोबाइल समझ लो आप। अगर एप्पल मोबाइल की प्राइस अगर थोड़ी सी भी कम हो गई ना, थोड़ी सी भी मतलब 1,000 से भी कम होगी ना, तो लोग उसको ज्यादा परचेस करते हैं। मतलब जो रिच लोग है ना उसको ज्यादा परचेस करते हैं। या फिर अ, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना तो उसकी डिमांड एकदम कम हो जाती है। एकदम कम मतलब 80% कम हो जाती है, फिर 70% कम हो जाती है, लाइक दैट। तो ऐसे लग्जरीज प्रोडक्ट्स के लिए तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। थोड़ी सी भी प्राइस बट 2% भी प्राइस चेंज होती है तो 80% डिमांड चेंज हो जाती है। तो ये है D1। एक्चुअली ये रेयरली होता है बिकॉज ये प्रैक्टिकली इतना नहीं होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये जनरली एक्चुअल मार्केट में वर्क करता है। कौन सा? ये D4, D3 और ये D5 ये वर्क करता है एक्चुअल मार्केट में सर। ओके ओके भाई, थैंक यू। और ये सब है ना ये है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेजर करने की ये 4 मेथड्स है। परसेंटेज मेथड है, जो मैंने आपको पहले जो कैलकुलेट करके दिखाया था ना, वो -4 करके आंसर आया था, वो परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट किया था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने एग्जांपल लिया था ना, प्राइस 50 से 45 हो जाती है तो डिमांड 100 से 140 हो जाती है। तो वो जो कैलकुलेशन जो इससे किया था ना, वो परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट किया था। दूसरा होता है टोटल आउटले मेथड। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस चेंज होती है तो डिमांड के ऊपर कितना चेंज होता है ये हम मेजर नहीं करते हैं। प्राइस अगर चेंज होती है तो एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है आपका, ये हम मेजर करते हैं टोटल आउटले मेथड के अंदर। तीसरा होता है जियोमेट्रिक मेथड, जो पॉइंट मेथड जो हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। और चौथा है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो भी है वो भी हम किसके विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के तहत समझ सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। तो इतना बस आप ध्यान में रखो सर यहाँ पे। ये तो ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करते हैं सर। गो अहेड। अभी कहाँ गया? हाँ, ये अभी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है सर? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इनकम अगर आपकी चेंज मतलब डिमांड चेंज होती है किसकी वजह से? इनकम की वजह से। तो नीचे हमने इनकम लिखा है फॉर्मूला में और ऊपर लिखा है डिमांड। मतलब आपकी डिमांड डिपेंड है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। जैसे कि आपकी सैलरी 1,000 से 2,000, 5,000, 10,000 बढ़ती है तो आप डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज यू आर गोइंग टू बाय मोर एंड मोर गुड्स, यू आर कंज्यूमिंग मोर बिकॉज यू आर हैविंग मोर इनकम। तो इनकम का क्या असर होता है डिमांड के ऊपर? तो अगर आपकी इनकम परसेंटेज कितनी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, 50%, 30%, तो इसका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर कितना परसेंटेज हो रहा है, तो वो मेजर करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे इनकम देखो आपका 100 रुपीज से 150 हो गया, मतलब 50% आपका इनकम चेंज हो गया। तो डिमांड देखो कितनी हो गई, 25 क्वांटिटी से 35 क्वांटिटी हो गई। अभी इसको मेजर करना है, इसको कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर देखो कैसा आया। आंसर पॉजिटिव आया ना, यहाँ पे माइनस आया कि पॉजिटिव है आंसर? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉइंट। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। आंसर पॉजिटिव है। मतलब आपको दिख रहा है कि इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है या फिर डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड और
इनकम के बीच में। तो हमने ये परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो डिमांड का और निगेटिव रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड में। अभी देखो यहाँ पे आप जस्ट अ मिनट, हाँ ये भी नहीं, हाँ अभी देखो आप यहाँ पे डिमांड कर्व है ना, आपको कैसा दिखे, सॉरी ये इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हमने प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स देखे ना, तो वैसे ही इनकम इलास्टिक ऑफ डिमांड 5 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है हाई इनकम इलास्टिक डिमांड। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो आप, ओ वाई एक्सिस पे इनकम बताया है और ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी बताई गई है। तो अगर आपका इनकम ओ वाई से ओ वाई 1 हो जाता है, तो आपकी डिमांड देखो ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो जाती है, राइट। तो ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें डी डी मिल जाता है। तो डी डी ये अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये शो करता है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस, बिटवीन द इनकम एंड डिमांड, राइट। तो ये पॉजिटिव रिलेशन इंडिकेट करता है। तो ये दूसरा है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब अगर डिमांड, मतलब इनकम अगर 50% चेंज होती है तो डिमांड भी 50% ही चेंज होगी। तो ये यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड है। देखो इनकम में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिमांड में डिस्टेंस है। देखो ओ वाई 1 में जो डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस क्यू 1 में है। तो ये यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड है। तीसरा जो है ये लो इलास्टिक, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है ना, कितनी बढ़ रही है देखो, इनकम आपकी सपोज 50% बढ़ रही है, तो आपकी डिमांड 30% इंक्रीज हो रही है। ये मेजर करो लो इनकम इलास्टिक डिमांड में। ओ वाई से ओ वाई 1 मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ रही है, ओ क्यू से ओ क्यू 1 मतलब ये 50% इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी डिमांड 30% बढ़ रही है। तो ये हो गया आपका लो इलास्टिक इनकम इलास्टिक डिमांड। तीसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अभी इसका एग्जांपल क्या हो सकता है नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड का? जैसे कि अगर सपोज आपकी अगर सैलरी बढ़ जाती है, एकदम सैलरी एकदम हाई हो जाती है, इनकम बढ़ गया, तो आप जो इंफीरियर गुड्स है ना उसको बाय नहीं करते हो, मतलब उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब जो सस्ती प्रोडक्ट हाँ सब सस्ती चीजें है ना, आप बाय नहीं करते, यू आर गोइंग टू बाय द ब्रांडेड गुड्स। मतलब जो इंफीरियर लग्जरी या फिर आइटम। जो, हाँ तो वो आप परचेस नहीं करेंगे, बिकॉज आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हाई क्वालिटी या फिर हाई ब्रांडेड के गुड्स परचेस करते हो। मतलब जो इंफीरियर गुड्स है ना उसकी डिमांड कम हो रही है। देखो जैसे आपका इनकम बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो रही है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। तो जो दिखाता है इनवर्स रिलेशन है, मतलब इनकम बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो गई। तो ये सब सारे 5 टाइप्स है सर इनकम इलास्टिक डिमांड के। क्लियर है। देन नेक्स्ट जो है आपका वो है क्रॉस इलास्टिक डिमांड। आई थिंक कल मैंने ये टॉपिक भी क्लियर किया था। देखो क्रॉस मतलब यहाँ पे समझ लो आप कि यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, एक ए प्रोडक्ट, ये दूसरा बी प्रोडक्ट। अभी नीचे लिखा है चेंज इन प्राइस ऑफ बी, मतलब बी के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होती है, तो ए के डिमांड में क्या चेंज होता है। ये दोनों अलग अलग है प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ये मेजर करना है कि अगर बी की प्राइस चेंज होती है तो ए की डिमांड कितनी चेंज होती है। तो ये कैलकुलेट करता है कौन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी यहाँ पे है ना, ये जनरली ये जो है ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस प्रोडक्ट के लिए बना है, तो वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैंने आपको कैसे भाई हाँ कॉम्प्लीमेंट्री में होगा ना सुनील भाई, सब्स्टिट्यूटरी में तो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नहीं सर मैं आपको बताता हूँ सर, सब्स्टिट्यूट मतलब कैसे है,
सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे क्या कि कि आप चाय का कॉफी हो गया या फिर हाँ एक राइट राइट उसका बिस्किट का कुछ और हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। राइट कॉम्प्लीमेंट्री इज लाइक टी में मिल्क और टी का वैसा हो गया, राइट सर सेपरेटली वाला। तो लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है ना सर वो अलग अलग है। जैसे हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो यहाँ पे प्राइस ऑफ बी और प्राइस ऑफ ए में डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कंसिडर करते हैं तो प्राइस ऑफ बी और डिमांड फॉर ए में निगेटिव रिलेशन बन जाता है। तो ये हमें समझना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम ही दिखाता हूँ, बिकॉज डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो पेप्सी एंड कोका कोला ये सब सारे सब्सिडी गुड्स है। निगेटिव रेस्टिट्यूशन कार, ये पेट्रोल का एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ अभी देखो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, हम एग्जांपल लेते हैं, ये कॉफी है। ये कॉफी कहाँ पे दिया है, ओ वाई एक्सिस पे, और डिमांड फॉर टी दी है। ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, डिमांड फॉर टी दी हुई है। तो देखो हमारी प्राइस क्या हो रही है, कॉफी की प्राइस हो रही है, बढ़ रही है, ओपी से OP1 हो रही है। तो हमारी डिमांड देखो टी की डिमांड क्या हो रही है, OQ से OQ1 हो रही है, राइट। तो इसलिए ये हमने ये डी कर्व निकाला है, मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है किसके बीच में, प्राइस ऑफ कॉफी एंड डिमांड फॉर टी, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या फिर पॉजिटिव रिलेशन है, बिकॉज ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये समझ में आया आपको। आप कोई भी एग्जांपल लो सब्सिट्यूट गुड्स का, तो ऐसा ही होता है। जैसे कि आपने कोई भी एग्जाम्पल, आप यहाँ पे प्राइस ऑफ कोका कोला और डिमांड फॉर पेप्सी ले लो, ऐसा ही होगा। कोका कोला की प्राइस बढ़ती है तो हम पेप्सी की ज्यादा डिमांड करते हैं। तो वैसा ही मतलब दोनों में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड दूसरे की बढ़ रही है। देखो कॉफी की प्राइस बढ़ रही है और डिमांड फॉर टी भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन बताता है। ये किसके बारे में होता है, ये सब्सिट्यूट गुड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जो दूसरा है ना, ये नेगेटिव रिलेशन होता है किसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ये डिमांड कर्व जैसा है, दिख रहा है ना आपको, डिमांड कर्व जैसा है ये। और ये कैसा है, सप्लाई कर्व जैसा, मतलब ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल दिया है यहाँ पे, प्राइस ऑफ शुगर, शुगर की अगर प्राइस बढ़ती है, शुगर की अगर प्राइस बढ़ती है तो मुझे बताओ टी की डिमांड क्या होगी। अगर शुगर महंगा हो गया मतलब आपकी टी की प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी ना। बिल्कुल हाँ। बढ़ेगी। बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। तो टी की डिमांड भी डिमांड कम, मतलब अगर आपको टी बनानी है तो आपको शुगर की बिना आप टी नहीं बना सकते, राइट, बिकॉज टी शुगर से ही बनेगी। तो शुगर की प्राइस बढ़ रही है तो टी की, बिकॉज टी महंगी हो जाएगी तो टी की डिमांड कम होगी। हम यहाँ पे कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। अगर मतलब से एक मिनट, हाँ, ये हाँ जो बोलिए। टी वाला है एक्चुअली, तो टी हम्म, में जो शुगर की मतलब प्राइस बढ़ेगी तो हम लोग का डेफिनेटली टी का भी जो मतलब एक तरह से प्राइस उसका भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम लोग प्राइस का रिलेशनशिप देखें तो वो दोनों इंक्रीज होंगे, लेकिन अगर हम लोग प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखें तो वो एक इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, इवन राइट उसकी सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी। करेक्ट है? राइट राइट राइट, परफेक्ट मैम। ओके ओके, तो ऐसा ही यहाँ पे तो आप कौन सा भी एक बार अलग अलग दोबारा प्रोडक्ट, समझा दो। हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप यहाँ पे क्या होता है सर, कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, आप एक जगह पे बढ़ रही है, तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो प्राइस, शुगर की प्राइस बढ़ रही है लेकिन टी की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये नेगेटिव रिलेशन बता रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, आपने एक बाय किया तो दूसरा बाय करना पड़ेगा। जैसे कि आपको टी बनानी है तो आपको शुगर बनानी पड़ेगी, या फिर अगर आपको कार परचेस कर रहे हो तो आपको पेट्रोल परचेस करना ही पड़ेगा, विदाउट पेट्रोल आपकी कार चलेगी नहीं।
तो अगर प्राइस ही अगर किसकी बढ़ रही है, पेट्रोल की बढ़ रही है, अगर 100 रुपये से 300 रुपये पेट्रोल हो गया, तो मुझे तो ये कार की डिमांड क्या होगी? कार कोई परचेज कम करेंगे ना लोग, बिकॉज बहुत महंगा आपका जो ट्रैवलिंग हो जाएगा, तो इसलिए लोग कार की डिमांड ही कम करेंगे। लोग प्रेफर करेंगे भाई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाता हूँ ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे एक की प्राइस का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, और सब्सिडी गुड्स के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी की डिमांड बढ़ रही है, और यहाँ पे एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी की डिमांड कम हो रही है। तो ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 2 डायग्राम्स हो गए। तो भाई एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूट हाँ। गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव ही रहेगा। तो ये इसलिए तो ये डायग्राम दिया हुआ है सर। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर निकाल तो यहाँ पे नेगेटिव ही आपको डिमांड कर निकालना होगा, और सब्सिडी गुड्स का अगर एग्जांपल देना है, उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये पॉजिटिव ही डिमांड कर निकालना होगा यहाँ पे। तो ये हो गया, आई थिंक ये तीनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने बता दिया। आई थिंक हेलो। ये बहुत इस हाँ बोलिए सर। बट मैं एक चीज नोटिस किया मार्केट के अंदर ना, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की एग्जांपल बात करते हैं, अगर अमूल अपना रेट बढ़ाता है ना 2 रुपए, तो उसका कॉम्पिटिटर जैसे मदर डेयरी हो गया, उसका भी 2 रुपए बढ़ता है, और भी जो बाकी बाकी होते हैं वो सब 2 रुपए बढ़ाते हैं। ये चीज से बहुत नोटिस किया है। तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री की अगर हम बात करें, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस ऑफ कंपनीज के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री, मदर डेयरी नहीं ले रहा तो अमूल नहीं ले रहा, तो ये क्या लॉ अप्लाई नहीं हो रहा? नहीं, ये सब्सिडेटरी में आ गया। एक्चुअली क्या है कि सारे डेयरी प्रोडक्ट रेट नहीं बढ़ाते, कुछ लोकल डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो रेट नहीं बढ़ाते, तो उनका डिमांड हाई हो जाता है उस टाइम। अगर आप सिंपल आप एग्जांपल लो सर, मैं आपको बता देता हूँ। जियो और एयरटेल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? अगर जियो ने अपना प्राइस कम किया तो डिमांड किसकी कम हो रही है? एयरटेल की कम हो रही है, बिकॉज लोग ज्यादा जियो परचेस करते हैं, जियो का सिम कार्ड परचेस कर रहे हैं, जियो के रिचार्ज ज्यादा कर रहे हैं, राइट? तो ये ऐसा ही है, बिकॉज मार्केट में क्या होता है कि अगर एक, बिकॉज कंपटीशन है मार्केट में, तो ये जियो और भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन, ये भी ये एक्चुअली कंपटीशन का पार्ट है वो, लेकिन यहाँ पे डिमांड की अगर हम बात करेंगे, तो ये इसका प्राइस अगर कम ज्यादा कर दे तो इसका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर पड़ता है। हाँ सर। तो ये यहाँ तक आई थिंक यह डिस्कस किया था हमने। और दूसरा कौन सा सर, आप अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं तो ये करता हूँ हेलो। सर। हाँ बोलिए सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक दो चीज क्लियर करना चाहता हूँ एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। आप बोलिए। अभी जो आप जियो या फिर अमूल या जो भी बोले थे वो कंपटीशन से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि एक चीज के लिए दूसरे चीज का हेल्प, जैसे आपने टी का और वो शुगर का एग्जांपल दिया वो सही है, या फिर आप और किसी का कार का या पेट्रोल का दिया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं हुआ जैसे आपने जियो या एयरटेल बोला वो कंपटीशन हो गया। सब्स्टिट्यूट मतलब जिस तरह से टी या कॉफी का एग्जांपल दे सकते हैं, एक ब्रिवरेज का दाम बढ़ने से आदमी स्विच हो जाता है दूसरे ब्रिवरेज पे। आप जैसे बता सकते हैं बस का टिकट का दाम ज्यादा बढ़ गया तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, ये वो सब्स्टिट्यूट। राइट लेकिन वो जो आपने बताया वो कंपटीशन हुआ, वो अलग हो गया। मतलब यू आर लाइक इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सेम, लेकिन आप अलग मोड यूज कर रहे हैं। यहाँ भी आप लोग बेवरेज इंडस्ट्री में है बट आप अलग बेवरेज यूज कर रहे हैं। नहीं, 1 मिनट। कंपटीशन उस कंपनी के लिए हुआ, हमारे लिए तो सब्स्टिट्यूट हुआ ना। हमारे लिए तो वो सब्स्टिट्यूट है वो सर। वो नहीं, एक्चुअली यहाँ वो नहीं, एक कंपटीशन मिनट। का बात ही नहीं हो रहा कंपटीशन जो है एयरटेल और जियो कंपनीज के ओनर के लिए है कि वो कंपनी आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है, बट हमारे लिए सब्स्टिट्यूट हो गया कि हम जो है ये ब्रांड छोड़ के वो ब्रांड पे जा रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है। ये एक्चुअली कंपटीशन से रिलेटेड। अगर इसमें आप, अगर आपको सब्स्टिट्यूट दिखाना है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि वाईफाई का दाम कम हो गया तो लोग मोबाइल का इंटरनेट कम यूज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल इंटरनेट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वाईफाई इंटरनेट, या फिर फ्यूचर में स्टारलिंक नहीं, इंटरनेट। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, आप
नहीं, आप कंफ्यूज हो देख रहे हैं। लीजिएगा सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। वो सब्स्टिट्यूट का मतलब कंपटीशन नहीं होता है दो कंपनी के बीच में। सब्स्टिट्यूट मतलब आप एक प्रोडक्ट जो कि सेम टाइप का आपको मे भी दे सकता है और सर्विस, उसको आप दूसरे प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दूसरे कंपनी नहीं। ठीक है, ये इसको थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करें। या मैं एग्री कर रहा हूँ सर की बात से, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का स्पेशली इन द केस ऑफ रॉ मटेरियल, जब भी उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, गोल्ड का इंक्रीज हो गया या फिर आपका क्रूड ऑयल का हो गया, तो एविएशन इंडस्ट्री में हर एक कंपनी, जितने भी सबका टिकट का रेट इंक्रीज होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सबको होता है, क्योंकि जो बनाने वाला गोल्ड है वो तो कॉमन सेक्टर है। जब उसका रेट इंक्रीज होगा तो 30% मार्जिन हर एक कंपनी रखेगी, तो हर एक का अंदर इंक्रीज आएगा। हाँ सर, एज पर सब सिचुएशन। हाँ देखो सब्स्टिट्यूट में ऐसा सब्स्टिट्यूट ऐसा राइट होता है, देखो सर ना सही कह रहे हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी भी चीज का तुम सब्स्टिट्यूशन फाइंड कर रहे हो, कंपटीशन वगैरह आप उसमें मत देखो। सब्स्टिट्यूशन किसी भी बेसिस पे हो गया तो सब्स्टिट्यूट ही कहलाएगा। मतलब अगर एक कंज्यूमर किसी एक चीज को छोड़ के किसी और का प्राइस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, दूसरे पे शिफ्ट कर रहा है, तो दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन। कि मतलब एक को लीव करके वो दूसरे उस पे गया है। इस पे हम वो नहीं देखेंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट का सेम क्राइटेरिया है या सर्विस का सेम क्राइटेरिया है, वो नहीं रहेगा। एक को छोड़ के आप दूसरे पे जा रहा है तो वो सब्स्टिट्यूट ही राइट। कहलाएगा। सब कोलगेट की प्राइस बढ़ेगी तो आप पेप्सोडेंट परचेस कर लोगे, ऐसा। हम्म या फिर कोई ब्रश हो, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अपने एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो आप दूसरे वाला परचेस करोगे ना। तो वैसा वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्स्टिट्यूट है, कंपनी के लिए वो कंपटीशन रहेगा सर। ये बात राइट है सर। हाँ, तो मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया है सर, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक क्या है मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो आगे डिस्कस कर सकते हैं सर। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक अपना डिमांड फोरकास्टिंग था क्या सर? कोई है नहीं क्या आकाश शेयर नहीं आकाश हो गया क्या वो? यार अंकिता ध्यान रखा करो तुम यार। बस मैं ही ध्यान रखूं? कोई फर्ज बनता है कि नहीं तुम्हारा? बिल्कुल नहीं। सेन भाई के बाद किसको हमने अपॉइंट किया लीडर अपना? डेमोक्रेटिक वे है ना, तो अपने पोजीशन का वो संभालो। प्लीज बी क्वाइट। आकाश बोलो सो बोलो। गया सो गया। वेट, लेट नेक्स्ट मी टॉपिक क्या है? टेक्स्ट इट। वेट, ये आकाश कहाँ गया? एक आकाश मिनट। हो गया गायब। होगा कुछ। फोन आ गया होगा, नो प्रॉब्लम। आज की क्लास कब तक चलेगा? आज का क्लास 2 बजे तक चलेगा। माय गॉड, देन आई एम गोइंग टू स्लीप। नो नो यू कांट। सेन भाई हैं? हाँ रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके। वो हैं, तुम अपना देखो। आ गया आकाश। हम कर रहे भाई। तो हम लोग का यहाँ पर जो डिमांड जो इसका था बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 का, उसका तो हम लोग को क्लियर हो गया ना, उसमें किसी का कोई डाउट या कुछ भी नहीं है। तो सेम भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर यूनिट 2 का जो एमसीक्यू वाला जो पार्ट है ना, आज हम लोग वो एमसीक्यू वाला पार्ट कर लेते हैं और फिर कल से बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 1 शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है। ये डिमांड फोरकास्टिंग में एक शॉर्ट में बता दूं सर, ये नीचे लिखा हुआ है ना। हाँ बता एक्चुअली दो। बहुत बड़ा टॉपिक, मैं मीनिंग बता देता हूँ, बिकॉज ये सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है फिर। ये डिमांड फोरकास्टिंग का मैं मीनिंग बताता हूँ। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन करना या फिर प्रेडिक्ट करना। जैसे हमारा क्लाइमेट डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट कर बारिश होगी, आज मौसम खराब है, अच्छा है, तो सतर्क रहना है लोगों को, लाइक दैट। तो ये प्रेडिक्शन करते हैं ना ये डिपार्टमेंट। तो वैसे यहाँ पे कंपनीज के लिए
डिमांड कितनी होगी फ्यूचर के अंदर, बढ़ेगी या फिर कम होगी, या फिर डिमांड कितनी होगी नेक्स्ट ईयर में, तो ये जानना कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो डिमांड कोई भी कंपनी डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करती है, उसका प्रेडिक्ट नहीं करती है, तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए डिमांड फोरकास्टिंग ये कंपनीज के लिए, जो भी प्रोडक्शन करती है या फिर जो भी प्रोड्यूसर है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंपनी जनरली क्या करती है, डिमांड फोरकास्टिंग करती है, मतलब दे आर एस्टिमेटिंग द डिमांड इन द नियर फ्यूचर मतलब अगले नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट साल में या फिर नेक्स्ट मंथ में मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो ये हो गया डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो और यहाँ पे हाँ हेलो सर। यार, टेक्निकली अगर डिमांड फोरकास्टिंग का है जो आज के टाइम में यूज हो रहा है, जैसे हमारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग, बराबर, ठीक है। तो फिर राइट। उसके अंदर जो हमारा पास्ट सेल्स एंड रेवेन्यू का डाटा होता है, उसके थ्रू वो जो टेक्निकली एआई की हेल्प से जो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, कितने अजम्पशन आने का चांसेस है ऑल, तो वही हो गया ना हमारा डिमांड फोरकास्टिंग, इतने का सेल्स आने का चांस इतना हो चुका है, इतना रेवेन्यू हम जा सकते हैं, वो जो प्रैक्टिकली हम करते हैं वही हो गया ना डिमांड हाँ राइट। फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए सर, हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फोरकास्टिंग एस्टिमेट्स फ्यूचर डिमांड यूजिंग द पास्ट और करंट डेटा। पास्ट डेटा स्टडी करेंगे या फिर करंट का डेटा स्टडी करेंगे, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिमांड कितनी होगी फ्यूचर में, ये हम प्रेडिक्ट करेंगे। क्रूशियल फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, कोई अभी टाटा की कार आई है, राइट। टाटा ने अपनी कार लॉन्च की है, तो टाटा हाँ शेरा, राइट। हाँ, तो ये भी अभी तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन दी एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सोशल मीडिया, ये सब ये उनका है। लेकिन हम कोई एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि उनको अभी नेक्स्ट ईयर कितना प्रोडक्शन करा, ये इसका हम एग्जांपल नहीं लेते सियारा का, बिकॉज ये नई लॉन्च हुई है, बिकॉज ये करंट प्रोडक्ट है। हम टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो लास्ट 10 साल में उसकी सेल कितनी है, तो उसके बेसिस पे मतलब पास्ट डेटा स्टडी करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसकी सेल कितनी होगी, राइट। तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम अदरवाइज क्या होता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है और हमने प्रोडक्शन करके रखा है, तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन होगा तो मतलब आपका डिमांड नहीं है लेकिन आपने प्रोडक्शन करके रखा है, मतलब आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए आपको पहले स्टडी करना होगा कि डिमांड कितनी है। अगर 100 क्वांटिटी की डिमांड है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो 100 ही क्वांटिटी बनाओ ना, आप 1000 क्वांटिटी मत बनाओ, लाइक दैट। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपने डिमांड फोरकास्टिंग नहीं की, आपने क्वांटिटी सपोज 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करके रखी है, लेकिन मार्केट में 1000 क्वांटिटी की डिमांड है। तो अभी 1000 क्वांटिटी की डिमांड है और आपने क्वांटिटी वो 200 ही प्रोड्यूस करके रखी है, मार्केट में 200 ही लाई है, तो आप उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आपका यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन है। तो सो टू अवॉइड द ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, इसको अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए डिमांड फोरकास्टिंग इम्पोर्टेंट है। दूसरा हेलो, होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब आप हाँ हेलो सर। या मुझे एक चीज पूछना है, जैसे हम फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, सपोज करो मैं अपने स्टार्टअप कर रहा हूँ स्पिरिचुअल टूरिज्म में, और एक काफी नई नीच आ रही है, मुझे पता है इंडिया के बाहर है, लेकिन मे भी इंडिया में इतना नहीं है, नया नया नीच है, तो मेरे को उसका डिमांड फोरकास्ट करना क्या चांसेस रहेगा, तो वो प्रैक्टिकली किस तरह हो सकता है तो क्या? ये इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं सर, नीचे लिखा है ना, सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। ये मेथड्स के थ्रू हम फोरकास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड्स ऑल ये राइट सर। बात का पार्ट है सर। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड की हेल्प से हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ये सब मेथड्स ये बाद में हमें पढ़ना है सर, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ये
आई थिंक ये मीनिंग और इम्पोर्टेंस देख रहे हैं। वो फोरकास्टिंग आल्सो डिपेंड अपॉन डिमांड्स, कितने टाइम में कितने रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही हम फोरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं हाँ। इजिली। अगर हम किसी चीज को फुलफिल कर पा रहे हैं 1 वीक में, तो 1 वीक में हमारा प्रोडक्शन कितना हो सकता है, हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम फोरकास्टिंग या इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे। राइट इन्वेंट्री इज वेरी, अगर सपोज आपको है ना, सपोज आपको मार्केट में लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, अगर आपने पहले स्टडी किया है, सर्वे करके रखा है और आपको श्योर है कि आपके इन फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, तो उसके हिसाब से आज आप क्या करोगे, आप फाइनेंस मैनेज करोगे, आप स्किल लेबर हायर करोगे, आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब अरेंज करके आप उसको प्रोड्यूस करोगे। मतलब आज अगर मुझे प्रोड्यूस करना है उतनी क्वांटिटी, तो मुझे फ्यूचर का पता होना चाहिए, तभी मैं इन्वेंट्री मैनेज कर पाऊंगा ना आज। अगर हाँ, फ्यूचर के ये बारे में, हाँ सही सर, है, सही है, सही है। तो इसके लिए इन्वेंट्री अगर मुझे आज मैनेज करनी है, रिसोर्स प्लानिंग मुझे आज करनी है, फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज को मुझे आज मैनेज करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में उसकी डिमांड है या नहीं। अदरवाइज क्या होगा, मैं सब आज मैनेज करूंगा और फ्यूचर में डिमांड ही नहीं है, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो सेकंड हैंड मार्केट, राइट। अगर आपने कोई इक्विपमेंट कर लिया, तो अगर बाद में बेचने जाओगे तो वो आधे दाम में भी नहीं बेच पाओगे, लाइक दैट। तो फोरकास्टिंग करोगे तो आपको सही में मायने में आप डिसीजन ले सकते हो, क्या कितना प्रोड्यूस करना है, क्या बाय करना है, फाइनेंस कैसे अरेंज करना है। अगर फाइनेंस भी अरेंज करना है तो उसके लिए टाइम लगता है, राइट। तो इमीडिएटली आप मैनेज नहीं कर सकते, तो आप अगर थोड़ा सा इन एडवांस आप प्लानिंग करके फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, फ्रॉम द फ्रेंड्स, फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द प्राइवेट, फिर प्राइवेट बैंक से या फिर कोई फाइनेंस से आप मैनेज कर सकते हो। तीसरा है प्राइस डिसीजन। प्राइस भी, Hello. हाँ हेलो सर। Yeah. If someone is from retail sector, so can they tell me that how they used to actually manage and see the demand? क्योंकि जो डिमांड आती है वो रिटेल से स्टार्ट होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई चेन ऊपर तक पहुंचाते हैं। अगर कोई रिटेल का एक बार प्रैक्टिकल बता सकता है 1 to 2 लाइन को कैसे मैनेज करते हैं, एक चेक करके बताते हैं। क्या हुआ, क्वेश्चन क्या था? If someone is from retail sector, so can they let us know that how they practically check the demand? Because to get the data of demand, it starts from the retailer. रिटेल से कंज्यूमर का इंटरेक्शन होता है, तो कोई रिटेलर हो यहाँ पे तो बता सकते हैं कैसे डिमांड को फोरकास्ट करता है। नहीं नहीं, सर, यहाँ प्रीवियस पे हिस्ट्री डॉट डेटा देखते हैं ना, हिस्ट्री डेटा के बेस पे ही प्रोड्यूस किया जाता है, उसका मार्जिन रहता है 10 20 प्लस माइनस को लेके हम फॉरकास्ट करते हैं बस। हाँ सर, मतलब पास डेटा देख के या फिर हम कंज्यूमर क्या चाहता है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसकी डिमांड होगी नहीं होगी, राइट। तो ये डेटा और डेटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं डिमांड होगी नहीं होगी, उसके बेसिस पे हम आज प्लानिंग करते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग, फॉर द इन्वेंट्री प्लानिंग। अगर प्राइस डिसीजन भी मुझे लेना है तो मुझे फोरकास्टिंग पता होनी चाहिए। अगर सपोज मैंने प्राइस रखी है सपोज 100 रुपीज, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि कंज्यूमर चाहता है कि एटलीस्ट उसकी प्राइस 70 होनी चाहिए, अगर मैं प्राइस उसकी 100 रखता हूँ तो मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो मुझे फ्यूचर में मतलब लोगों का रिस्पांस एक्चुअली देखना होगा, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का लेवल ऑफ इनकम क्या है, लोगों का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है, ये मुझे पहले स्टडी करना पड़ेगा। और मेरे कॉम्पिटिटर्स की क्या प्राइस है, कॉम्पिटिटर्स जो है वो कितनी प्राइस रखते हैं, उसके हिसाब से मुझे अभी प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी, राइट, सो दैट मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तो इसलिए मुझे अगर राइट प्राइस पॉलिसी डिसाइड करनी है तो मुझे डिमांड फोरकास्टिंग करना ही पड़ेगा एज ए किसी कंपनी को। तो ये है प्राइसिंग डिसीजन के लिए
तो ये इसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग, और डिमांड फोरकास्टिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो होता है कंज्यूमर सर्वे मेथड और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। आई थिंक ये बहुत डिटेल हो जाएगा भाई तो करेंगे। हाँ सर। भैया, ये मैं आईटी सेल्स में हूँ तो मेरे को एक तो आइडिया है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, मान लो पिछला साल अगर इस टाइम पे, ठीक है, मेरा कौन सा प्रोसेसर कौन सा मदरबोर्ड ज्यादा चला है, तो हम लोग जो मतलब मेरा जो मान कोई प्रोसेसर राइजन 5 का कोई प्रोसेसर लॉन्च हुआ तो वो 2-3 साल 4 साल तक चलता है मार्केट में, लेकिन जो आज अगर लॉन्च हुआ है तो वो अगला 2 साल तो आराम से चलता है। तो हम लोग एक तो ये मेरे हिसाब से जो लग रहा है, हम लोग एक अंदाजा उठा मतलब कर लेते हैं कि इस साल प्रोडक्ट उठाने से पहले कि पिछला साल कितना माल बिका था। मेरे हिसाब से शायद फोरकास्टिंग हाँ, वही है। हिस्ट्री डेटा को फॉलो कर रहे हैं बस। हिस्ट्री डेटा को हाँ, देख रहे हैं कि हमारा ये टू एस्टिमेट 2 ईयर या 3 इयर्स का है, तो उसके बेस पे हम फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। कोई भी है, अगर आप आइसक्रीम का भी दुकान में जाएंगे तो वो लोग भी वैसा ही करता है कि गर्मी का सीजन बेसिक में कितना। रिक्वायरमेंट्स, यही बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉलो करता है, चाहे आप गूगल्स में काम करते हो या अरामको के लिए काम करते हो या एप्पल्स के लिए काम करते हो या माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो, सेम फंडा यूज होता है, बेसिक चीजें। सर आप किसी एक वड़ा पाव का ठेले का दुकान का एग्जांपल ले लो, अगर उसके लास्ट हाँ 15 दिन में हर दिन उसके अगर 500 वड़ा पाव बिक रहे हैं, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट दिन जो भी बनेगा वहां पे वो 500 वड़ा पाव का ही वो रिसोर्सेस जो भी सामान है उसका ही प्रिपरेशन करेगा ना सर। एटलीस्ट कम नहीं करेगा या फिर एकदम ज्यादा भी नहीं करेगा। अगर ज्यादा करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। अगर वो 1000 वड़ा पाव का वो प्रिपरेशन करके रखता है तो उसको नुकसान हो जाएगा। अगर वो 200 वो का कर तो ऐसा मैक्सिमम अगर कोई फेस्टिवल अगर आता है तो मैक्सिमम वो 5% इंक्रीज करेगा, ना कि हाँ 50%। बराबर बराबर उसके तो वो उसको प्रेडिक्ट करता है, उसके हिसाब से वो अपना अरेंजमेंट करके रखता है, सो दैट उस डिमांड को वो मीट कर पाए, डिमांड जितनी है उसको फुलफिल कर पाए अपने बाय सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट और टू द कंज्यूमर। और इसके मेथड्स है ये इस मेथड्स को अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा सर, बिकॉज इसके अंदर अलग अलग थ्योरेटिकल भी है और डायग्रामेटिकल किया भी है, है। आप एमसीक्यू कर लेते उसके बाद छुट्टी। हाँ सर। आज एमसीक्यू कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर हर एक मतलब पर्टिकुलर डिटेल बाय डिटेल जाए ना तो ये खत्म ही नहीं होने वाला है। हाँ ये बहुत डिटेल थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है सर, थोड़ा अच्छा है, बहुत डिटेल्ड। हाँ हाँ एमसीक्यू डाल दो सर, अब उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं सर। फोर ऑप्शंस, अच्छा आप ये कहाँ पे टोटल लिखे 7 हो? सब्जेक्ट में ऐसे कॉन्सेप्ट वाले कितने सब्जेक्ट हैं? कहाँ पे सर? ये इसमें दिमाग इसके अंदर ऐसे बहुत है सर। सब्जेक्ट देखिए, हमारे पास में अभी अकाउंटिंग है और लीगल भी है। लीगल तो ठीक है, लीगल तो थियरी, टोटल थियरी बेस है। टोटल थ्योरी है, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारा वर्ड्स का बहुत सारा मीनिंग्स अलग अलग होगा, जिसमें हम लोग को अच्छा। कॉन्सेप्ट को भाई समझना पड़ेगा। 5 आ गया, तुम वहां कोई पे नहीं, मारो कि लॉ है ना। हाँ बोलिए 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 अभिनव भाई। इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज मारो पहले, उसके बाद आंसर्स मारो। यहाँ पे 25 आ गया है, ठीक है, 25 आ गया, अरे बाप रे बाप। ओके वहाँ पे ओके ओके। मेंशन करो। अच्छा अच्छा। अच्छा चैट जीपीटी पे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? अब देखो, अरे यार आंसर सीधा आ जा रहा है, सिर्फ आंसर ही आ गया है यार। अच्छा रुकिए रुकिए, मैं फिर से कर रहा हूँ। पे मारो ओनली क्वेश्चंस। किसी ने कॉपी तो नहीं किया आंसर को? जस्ट जोकिंग, हाँ, डोंट टेक सीरियस।
जब आ अच्छा, जो जाएगा इसमें तो से लेना only एमसीक्यू answers। जो आता है, जो इसमें एमसीक्यू आता है वो हम हमारे ई कंटेंट से मैच करता है कि नहीं? हाँ एकदम, क्यों नहीं मैच करेगा। हम्म, तब ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, यहाँ पर आंसर है, हम लोग पे से पढ़ पा रहे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, higher price leads to higher demand, price and quantity demand have an inverse relationship, but demand remains constant regardless of price। ये तो इसका क्या आंसर होगा भाई? एग्जाम में note किया है। सी रहेगा, सी। सी ऑप्शन राइट है सर। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ, जब मैं आंसर भी निकाल के ही रखते हैं। हमने वो डायग्राम निकाला था ना सर, डिमांड कर्व का, प्राइस और डिमांड में रिलेशन है नेगेटिव। चलिए, इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। चलिए बढ़िया है, इसमें जो लोग सी बोला वो लोग सही है। which is not a determinant of demand, price of the commodity, consumer income level, production cost of the firm, price of the substitute goods। सी ऑप्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्म। ये सुनील भाई आप मत बोलिए सुनील भाई क्वेश्चन नहीं प्लीज। दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। ऑप्शन सी अच्छा, लॉक कर क्वेश्चन दो। में दिख रहा है तो हाँ हाँ, यस ऑप्शन यस सी। दिख रहा है, हाँ। ऑप्शन सी। हाँ, ठीक है, देखते हैं आई थिंक सो इसमें वो होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है सर, सी। सी ऑप्शन राइट है। प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्म, कॉस्ट का फर्म का कैसे? मुझे प्रोडक्शन केवल एक्सप्लेन करो ना मुझे। विच इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड का डिटरमिनेंट कौन सा नहीं है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटरमिनेंट ऑफ द डिमांड है, कंज्यूमर इनकम लेवल, एक एक कंज्यूमर का क्या क्या इनकम लेवल है वो भी डिमांड को डिटरमाइन करता है। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होते हैं जैसे टी और कॉफी वाला एग्जांपल, वो भी डिमांड को डिटरमाइन करता है। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फर्म, मैंने एक फर्म को किसी चीज को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट पड़ा है, ये इससे डिमांड का कोई लेना देना नहीं है, फर्म का अपना इंटरनली का बात है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल है। ओके ओके ओके। एक्चुअली डिमांड है ना वो कंज्यूमर स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइन करता है कि प्राइसिंग के टाइम पे कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, ये प्राइसिंग के लिए होता है। अब तीसरा ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राइस। हेलो, क्या मैं कहूँ कुछ? हाँ बोलिए। क्या मैटर उस पे नहीं करता प्रोडक्शन पे, वो कितने में बेच रहा है वो मैटर करेंगे, बेचने वाले हम खरीदेंगे, तो उस पे आएगा कंज्यूमर का तो हमेशा लॉजिक। ओके, तो तीसरा हम लोग आते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। बी होगा, ऑप्शन बी। बी होगा। ओके ठीक है, बी चलिए है। देखते हैं। ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश। ऑप्शन बी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ओके, चलिए, जिसका इसका ऑप्शन बी था वो लोग सही है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में आते हैं, इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स, इंफीरियर गुड्स और गिफ्ट एंड गुड्स ओनली।
income elasticity is negative. inferior wait. एक्चुअली कंफ्यूज है इंफीरियर और गिफिन में, लेकिन यहाँ पे इंफीरियर गुड्स आंसर है सर। inferior good इसका मेरे को inferior लगता है कि इसका See, लग्जरी गुड्स गिफिन हो या सकता हो है ना, सकता है, इंफीरियर या लग्जरी कुछ हो सकता है। see इंफीरियर सर, गिफिन हो सकता है, बट inferior यहाँ good पे ओनली लिखा है ना, इसलिए ओनली मे बी लिखा है वो ना हो। वो भाई इंफीरियर। inferior होता क्या है? तुक्का लगा Inferior यार, तो बहुत कोई ना तुक्का लगा रहा है, ये हो सकता है वो हो सकता है, ये तुक्का। कंफर्म बोलो ना। भाई inferior होता क्या है? देखो मैं भी सी के साइड हूँ, क्योंकि डी में है ना ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स का है कि सी हो सकता है, यही तो। see yes ठीक है, तो बट भाई देखा जाए। inferior होता क्या है क्यों मुझे है? बता दो। इंफीरियर गुड्स, जिसका भाई जिसका ऑप्शन सी था वो लोग सही है। क्यों? क्योंकि inferior होता क्या इनकम है? इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स का हम लोग क्या पढ़े थे? इंफीरियर गुड्स का अगर अभी हमको देखना पड़ेगा इंफीरियर गुड्स का मीनिंग हम लोग क्या पढ़े थे। तो यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम का बहुत जरूरी है कि किसका कितना इनकम है उसके हिसाब से। लग्जरी गुड्स के ऊपर भी इनकम का इफेक्ट पड़ता है, इनकम का इलास्टिसिटी यानी चेंज ऑफ इनकम का लग्जरी गुड को भी इफेक्ट पड़ता है और गिफ्टिंग पे भी पड़ता है। लेकिन जो इंफीरियर गुड्स है उस पर इनकम इलास्टिसिटी यानी इनकम का चेंज का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब गुड्स जो रहता है ना, वो लोग जो लोग खरीद रहा है या जो लोग उसको ये कर रहा है, उन लोगों के पास में इनकम का कोई फैक्टर नहीं पड़ता है। ये एक शायद पॉइंट हो सकता है, इफ आई एम मे बी सर price change have zero effect on quantity. Okay. फाइव नंबर में पढ़ते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑकर्स ड्यू टू increase in price of the commodity, rise in income of the normal goods, increase in price of the complements, or decrease in population. Right, what shifted to demand curve occurs due to ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन सी। rise in income for normal goods. B. बी लगाओ भाई, बी का तुक्का। Decrease in तुक्का नहीं है भाई। population, I would decrease like in to find out population, ये बदनामी हो इनकम जाएगी। की बात हो decrease रही in population ही होगा। हाँ पॉपुलेशन नहीं हो तो सकता। मेजोरिटी का क्या ऑप्शन है? मेजोरिटी का क्या ऑप्शन है? बी सी। मेरा तो बी है। बी है सी। सर, बी आंसर राइट है, बी। बी तो लग रहा है, लेकिन आप ये पॉपुलेशन नहीं होगा। बी आंसर है ना, कम हो रहा है, इनकम ऑफ द नॉर्मल गुड्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। पॉपुलेशन कम हो रहा है तो डिमांड कम होगी, वहां पे शिफ्ट राइट वर्ड लिखा है। राइज इन इनकम, ये सुनील भाई बता दिए, लेकिन ये तो हम लोग कंफ्यूज ही रहते। एक्चुअली क्या है ना, इसमें इनकम की बात हुई है ना, तो वो राइट वर्ड कब जाता है, जब वो इनकम इंक्रीज होती है तो लोगों का मतलब है ना डिमांड फिर बढ़ने लगता है इनकम के हिसाब से। यहाँ पर ना हम लोग को डायग्राम वाला चीज को समझना पड़ेगा कि अगर डायग्राम को अगर हम लोग ठीक से समझ पाएंगे ना, तो ये सब जो क्वेश्चंस अगर आएगा ना, तो ये हम लोग समझ पाएंगे कि कब राइट वर्ड की तरफ मूव हो रहा है, कब लेफ्ट की तरफ में मूव होने से क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी हम अब लोग यहाँ रिवीजन 2-3 टाइम करेंगे। जब अभी ना एक बार हाँ खत्म होगा तो फिर इसके बाद भी रिवीजन करेंगे। अभी 2 यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं, मैक्सिमम 1 या 2 यूनिट। जब एक बार 2 बार रिवीजन हो जाएगा तो हम लोग मैक्सिमम एक दिन में 2-3-4 यूनिट कवर करेंगे, नो इशू। वो तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग आते हैं, गिफ्टिंग गुड्स वायलेटेड लॉ ऑफ डिमांड बिकॉज दे आर लग्जरी, इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स substitution effect, they have elastic demand, or advertising increased demand. Gifting good violated law of demand because of their luxury income, इसमें भी बी होगा, इनकम इफेक्टेड
मेरा बी है। भाई मैं बचपन में भी ऐसे ही लगाता था, जो सबसे बड़ा वही सही। जो अच्छा, सबसे नहीं इसमें बड़ा एक कारण भी है, दिमाग नहीं क्योंकि है बट इनकम यहाँ पे बोल भी रहा है, इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम का इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट को। यानी अगर इनकम बहुत ज्यादा हाई है, किसी किसी सपोज किसी का इनकम बहुत ज्यादा हाई है ना, तो वो किसी भी टाइप का गिफ्ट दे सकता है, उसके लिए कोई उसको सब्स्टिट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो देखता उसका अगर इनकम बहुत है, तो वो किसी को कार भी गिफ्ट कर सकता है, कितना भी महंगा हो या कुछ भी गिफ्ट कर सकता है। उसको ये नहीं देखने का दरकार है अरे वो चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है तो चलो उसका सब्स्टिट्यूट खोज लेते हैं। माने अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी या रिच पीपल्स, उन लोग के लिए सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। ऑप्शन सर ये इनकम का नहीं होगा, लॉ ऑप्शन ऑफ बी डिमांड ऑप्शन नहीं सर। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है, इनकम का यहाँ पे कुछ ये रोल है नहीं सर। देखो ऑप्शन इनकम बी सही है। क्या था? ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन सी है? ऑप्शन बी इनकम ऑप्शन इफेक्ट बी डोमिनेट्स सिचुएशन वॉयलेट इफेक्ट। करता है ना। हाँ वो मैं सब्स्टिट्यूशन। बता रहा हूँ, ये गिवन गुड्स जो होता है ना, एक तरह का इंफीरियर टाइप ऑफ गुड्स होता है। अब कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे उसका इनकम लेवल बढ़ते जाता है, फिर वो और अच्छे गुड्स या और अच्छे सर्विसेज के लिए मूव होता है। अब यहाँ पे आता है डेल्फी मेथड इज अ टाइप ऑफ अ स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग, ट्रेंड प्रोजेक्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे और मार्केट एक्सपेरिमेंट। तो डेल्फी मेथड क्या है? डेल्फी मेथड हम लोग पढ़े हैं नो क्या? आइडिया, नहीं पढ़े तो नहीं नहीं आया है, थोड़ा। बट नो ये आइडिया, लग रहा है। नो आइडिया। तुक्का मार दो यार, 1 ए 2 बी सी करके। ये है भाई मैं इसका। तुक्का देख मार लेते दूं, हैं मैं डेल्फी अपना मेथड तुक्का क्या बता है। दूं। कोई आंसर मत देखो, मैं अपना तुक्का। अरे 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 अच्छा एक मिनट। क्या है? क्या है तुम्हारा तुक्का? एक्सपर्ट ओनियन कहाँ है सर्वे? क्वेश्चन का? नहीं नहीं, मैं बताते ना। इसमें आएगा फोना ना, फ्रेंड। ए आएगा इसमें। ए को लॉक कर दो। नहीं, डेल्फी मेथड ये है सर। नहीं हम लोग का आया ही नहीं था ना, कल और आज में आया ही नहीं, डेल्फी मेथड कुछ एक्सपर्ट आया नहीं। ओपिनियन सर्वे। पढ़ाई नहीं है, बट फोरकास्टिंग हाँ कर देगा। एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे। और मैंने आंख एक्सपर्ट बंद करके बोला है। नो प्रॉब्लम, तुम्हारा 7 करोड़ चला जाएगा माइनस में। कोई गरीब आए विच तो गरीब ही जाएंगे। हाँ? which forecasting use economic indicators like GDP? कौन सा फोरकास्टिंग यूज होता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए, लाइक जीडीपी इकोनॉमिक बताने के लिए कौन सा फोरकास्टिंग यूज होता है? कंज्यूमर सर्वे, बैरोमेट्रिक मेथड, टेस्ट मार्केटिंग, सेल्स फोर्स ऑप्शन। यहाँ पर जहां तक मुझे लगता है कंज्यूमर सर्वे ही हो सकता है, जीडीपी के या लिए? हाँ, जीडीपी के लिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन है। जीडीपी जीडीपी वो कंजम्पशन से रिलेटेड होता है, जितना ज्यादा कंजम्पशन होता है उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ता है। तो ये कंज्यूमर सर्वे हो सकता सर्वे नहीं नहीं, ये नहीं हो होना ही- सकता। कंज्यूमर सर्वे तो नहीं होता है जीडीपी के लिए। या तो अरे बैरोमेट्रिक महाराज, मेथड, क्योंकि हाँ टेस्ट बैरोमेट्रिक तुक्का वाला मारो। समझ है तो सेल्स नियर बाय। फोर्स ऑप्शन, ये दो अलग अलग चीज हो जाता है। ये मार्केटिंग ऑप्शन में या ऑर्गेनाइजेशन का अपना इसमें चला जाता सेल्स फोर्स ऑप्शन ऑफ ए। ओपिनियन ये भी नहीं होता है, और है। नहीं, कंज्यूमर सर्विस सर्वे नहीं, ये इंडिविजुअल हो गया, डीजी ये है उसके लिए। बी हो बैरोमेट्रिक सकता है। मेथड हो सकता है। हाँ, हाँ बैरोमेट्रिक बैरोमेट्रिक। कितने जन का पता है जीडीपी का फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नहीं पता रहेगा तो फिर क्या पता रहेगा? शेरिन कुछ बोलना चाहती है, हैंड रेज की है। लॉ ऑफ वेरिएबल। मेरे को पता है इसलिए मैंने हैंड रेस किया था। ठीक है, आप अगला वाला हैंडशेक कर लेना। रुको। law of variable proportions applies in long run when all factors vary, short run when one fixed factor, perfect क्या इसका आंसर competition था? on सॉरी वेट क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर था? थोड़ा क्लियर होते चले ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन का क्या नंबर आंसर 8 था? बैरोमेट्रिक आई मेथड। थिंक सो, उसका बैरोमेट्रिक मेथड है। हाँ, ओके गुड। नेक्स्ट।
Law of variable. Law of variable proportions applies in long run when all factors vary, short run with one fixed factor, perfect competition only when returns to scale increase. A B C D कौन सा? इसका होना चाहिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई इन शॉर्ट रन विथ वन फिक्स फैक्टर. यस बी. Law of variable proportion. सी क्योंकि वेरिएबल हमेशा शॉर्ट टाइम्स पीरियड्स के लिए ही होता है. ठीक है बी, मेरा बी है. मैं अदर भाई के पीपल? साथ सर बी आंसर है इसका, बी है, शॉर्ट रन विद वन फिक्स फैक्टर. मतलब कि एक फिक्स्ड फैक्टर को पकड़ के एक शॉर्ट टाइप का ये करने के लिए एक फिक्स्ड ही फैक्टर को पकड़ के कि यहाँ प्राइस हो या कुछ भी हो, उसी फिक्स्ड फैक्टर को पकड़ के ये अलग एज अ वेरिएबल है ना, सब्स्टिट्यूट है, तो फिर जब ये तक प्राइस production उसकी हाई रहेगी तब तक सब्स्टिट्यूट पे फिक्स्ड रहेंगे ऐसा। नहीं, ये इसका एनालिसिस अलग है. ये प्रोडक्शन का पार्ट है, डिमांड का नहीं है. ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो आंसर इसका शॉर्ट रन है. नहीं, आंसर दिखाने से पहले एक बार क्लियर कर दो. क्योंकि थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आते हैं ना, तो ये सब थोड़ा सा आता है हमको, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आता है, तो सर इसलिए यहाँ पे कैच हो गया है. प्रोपोर्शन में क्या होता है मैं आपको बता दूं. यहाँ पे 4 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो ये जो फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है फिक्स्ड फैक्टर, जिसका प्रोडक्शन के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं होता है, फिक्स्ड फैक्टर. दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर हम शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर नहीं बढ़ा सकते. तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि अगर कोई सीजन आ रहा है, दिवाली या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो शुगर की डिमांड बढ़ेगी, राइट. तो शुगर की डिमांड बढ़ेगी तो ये हमको पता है. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि लेबर ज्यादा बढ़ाएगा, और लेबर बढ़ाएगा, फिर लेबर के काम के घंटे बढ़ाएगा, और ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर शुगर एंड सप्लाई इनटू द मार्केट, राइट. मतलब लेबर क्या है, ये वेरिएबल फैक्टर है. लेबर या फिर वो ज्यादा से ज्यादा मशीनें चलाएगा, या ज्यादा से ज्यादा गन्ने परचेस करके वो ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करेगा. तो ये रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये हो गया वेरिएबल फैक्टर. अभी फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, इसका प्रोडक्शन के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है. जैसे कि शॉर्ट टर्म में हम अगर शुगर की डिमांड बढ़ रही है तो हम दूसरी शुगर फैक्ट्री डाल सकते हैं क्या? इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में नहीं डाल सकते. या फिर कोई इक्विपमेंट परचेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करना बहुत मुश्किल है. मतलब चेंज ही नहीं कर सकते, हम बढ़ा ही नहीं सकते, बिकॉज वो पीरियड बहुत शॉर्ट होता है. मतलब कि शॉर्ट पीरियड में हम लोग उसको एक फैक्टर को लेके चलना है, और शॉर्ट पीरियड में अपना अपना आउटपुट निकालना है. शॉर्ट रन में हम खाली वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं. वेरिएबल फैक्टर्स में लेबर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, पेट्रोल आता है, केरोसिन, मतलब ये इसको हम बढ़ा सकते हैं, और इसको बढ़ा के हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं. समझ गए. जो चीजों को हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं, या जो चीजों को हम लोग अपने आसपास की चीजों को यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है. हम लोग लॉन्ग टर्म में अगर बोलेंगे कि फैक्ट्री खोल लॉन्ग टर्म तो में वो हम इतना आसान नहीं होगा. राइट सर. लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हम फिक्स्ड फैक्टर भी बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग वेरिएबल फैक्टर, दो सब बढ़ा सकते हैं, बिकॉज पीरियड ज्यादा होता है ना. अगर हमें पता है लॉन्ग रन में डिमांड बढ़ने वाली है, तो दूसरी ने 3 फैक्ट्री हम डाल सकते हैं, बिकॉज पीरियड ज्यादा है. ऐसा समझ गए. मतलब हमें तो एक ये की ऑप्शन डिमांड भी होगा. फिल करनी है तो हम पूरा मैन पावर उस पे लगा देंगे, राइट? ऐसा है कुछ कि ये- वो पीरियड ऑफ ये टाइम होगा के लिए, short शॉर्ट run रन के लिए. मैडम, इस थ्योरी में शॉर्ट डिमांड टाइम के लिए उस पे फोकस करेंगे बस, दैट्स नॉर्मल. बस इसका यही है कि एक शॉर्ट टर्म, माने कोई सीजन आया, उस सीजन को हमको यूटिलाइज करना है, उसमें से सब ये अपना प्रॉफिट निकालना है, तो ये शॉर्ट रन हो गया. लॉन्ग रन